हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नबी और आप देख रहे हैं लर्न विथ नबी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यह कक्षा 10 के अध्याय प्रथम का दूसरा टॉपिक है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इस जो है ये हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस प्रमेय को हम आधारभूत प्रमेय क्यों कहते हैं। इसके बाद हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर समझेंगे। भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर समझे बिना आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को नहीं समझ सकते। इसके बाद हम लोग जो है समझेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का महत्व क्या है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आधारभूत प्रमेय जो है इससे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए लर्निंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की हिस्ट्री को समझेंगे। इसका इतिहास क्या है। अगर आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको 2300 साल पीछे लेके जाएगा। पुराने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में आज से लगभग 2300 साल पहले महान गणितज्ञ यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखी थी, एलिमेंट्स। उन्होंने उस पुस्तक में सबसे पहले जो है इस प्रमेय का वर्णन किया था। परंतु इसका सबसे पहला सही उत्पत्ति 18वीं सदी के गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक पुस्तक लिखी थी, डिस्क्विंशिया अर्थमेटिका। उस पुस्तक में उन्होंने इस प्रमेय की सबसे पहले जो है उत्पत्ति दी थी और उसका ये जो उत्पत्ति था काफ़ी सटीक, सुस्पष्ट और औपचारिक था। तब से ही हम इस प्रमेय को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब जो अगला चीज़ हम लोग समझने वाले हैं कि इसे हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्यों कहते हैं। चलिए, इस प्रमेय को हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्यों कहते हैं। देखिए, ये जो प्रमेय है इस पर पूरा अंकगणित निर्भर करता है। पूरा अंकगणित का मतलब है एचसीएफ, एलसीएम, विभाज्यता, भिन्न, सब इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रमेय को समझे बिना संख्याओं का सही संरचना समझना हमारे लिए काफ़ी कठिन होगा। आपने जाना कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम आधारभूत क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरा अंकगणित इस पर निर्भर करता है और इसको समझे बिना हम संख्याओं की संरचना को सटीक तरीके से नहीं समझ सकते। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रमेय और भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है। आपने पहले पढ़ा होगा वैसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आई रिपीट, वे संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे संख्याएं जो सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित होती है। पहली संख्या वो स्वयं और दूसरी संख्या 1। अगर कोई ऐसा संख्या है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, सिर्फ 2 संख्याओं से वो विभाजित हो रहा है, तो हम उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। हम इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2। 3 के सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, 1 और 3। 4 के भी सिर्फ 2 गुणनखंड 5 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 5। 7 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 7। 11 के भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 11। 13 के भी सिर्फ 2 गुणनखंड है,
1 और 13, 17 के भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 17, और 19 के भी सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 19। 19 जो है 1 और 19 के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ये संख्याएं जो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी के सभी अभाज्य हैं। इसके विपरीत हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाज्य हैं कि 4 जो है इसके 3 गुणनखंड हैं, 1, 2, 4। 4 1 और स्वयं से तो विभाजित हो ही रही है, इसके अलावा वह 2 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। 5 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है। अगर आप 10 के गुणनखंड को देखते हैं तो वो है 1, 2, 5, 10। वहीं 12 का गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 14 का गुणनखंड है 1, 2, 7 और 14। 15 के गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। 18 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों ने भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर समझ लिया होगा। भाज्य संख्याएं वे हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्याएं वे हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अच्छा, एक नंबर है 1, क्या आप बता सकते हैं यह भाज्य है या अभाज्य? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है, और 1 न तो भाज्य संख्या के डिफिनेशन पर खरा उतर रहा है और न ही अभाज्य संख्या के डिफिनेशन पर खरा उतर रहा है। किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए उसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होना आवश्यक है, और अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होना आवश्यक है। लेकिन 1 का सिर्फ और सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, और वो स्वयं है। ठीक है, इस तरह से 1 क्या है, तो 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब हम इस प्रमेय को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं क्या है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तथा यह गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 6। 6 का जो गुणनखंड है वो है 2 गुना 3 या 3 गुना 2। तो 2 गुना 3 और 3 गुना 2 ये अलग नहीं है बल्कि सेम ही है। आपने गुना का क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा, यहाँ पे सिर्फ क्रम बदला है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। इस तरह से ये प्रमेय हमें क्या बता रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या, हमने यहाँ पे देखा कि 6 एक भाज्य संख्या है, और जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो निकलता है 2 और 3, और ये 2 और 3 क्या है, अभाज्य है। उसी तरह से 100 एक भाज्य संख्या है, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो वो आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। 2 और 5 ये दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं। आप कोई भी अभाज्य संख्या लें, ठीक है, और आप उसका गुणनखंड करें तो आपको उस गुणनखंड में अभाज्य संख्या मिलेगा। यही हमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी बताता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम एक और उदाहरण लेते हैं। सपोज दैट हम एक संख्या लेते हैं 60। अगर हम 60 का गुणनखंड करें तो आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 2 3 5 ये क्या है, अभाज्य है। अब हम लोग इस प्रमेय के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रमेय का महत्व क्या है? तो इस प्रमेय का प्रयोग जो है हम लोग HCF और LCM निकालने के लिए करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। ओके, दूसरी बात क्या है कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 अंक के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं।
अभी हमने जो है इस प्रमेय के महत्व को समझा है। अब हम जिस यहाँ पर जो है देखेंगे कि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस जो है किस तरह से या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक नंबर आपको दे दिया जाता है 312 और कहा जाता है कि 312 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न होगा तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना काफ़ी आसान है। आप 312 लेंगे और 312 को विभाजित करेंगे 2 से। अगर आप 2 से 312 को डिवाइड करते हैं तो आता है 156। फिर 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 7 14, 2 8 16 78। फिर 2 से करेंगे 2 3 6। अब जब 2 से साथ में आप 6 खिला देते हैं तो यहाँ पे 1 शेष रह जाता है और फिर 8 उतरता है। 2 9 18 39। फिर 3 से खिलाते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 में 13 से। तो 312 का जो अभाज्य गुणनखंड आता है वो आता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 13। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 312 में 2 का घात क्या है, तो 312 में 2 का घात है 3। या इसके अलावा पूछा जा सकता है कि 312 में घातों का योग क्या है, तो आप बता सकते हैं 3 + 1 + 1 यानी कि 5। दूसरा जो टाइप हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था कि 24 और 60 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से किन्हीं 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से किस प्रकार किन्हीं 2 संख्याओं का HCF या LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं। पहला है 24 और दूसरा है 40। 24 और 40 का जो है सबसे पहले आप जो है गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 40 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अगर आपको HCF निकालना है तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। आप देखें 2 और 2 दोनों में कॉमन है, फिर 2 और 2 कॉमन है, फिर 2 और 2 कॉमन है। तो ये जो नंबर्स कॉमन है आप कॉमन नंबर को लिख लेंगे। फिर इसको गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। ये जो 8 मिला ये 24 और 40 का HCF है और इस HCF को हमने निकाला है अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। इसके बाद हम लोग इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालने का तरीका है कि आप सबसे पहले जो HCF आया है उसको लिख लेंगे। तो हमारा HCF आया है 2 गुना 2 गुना 2। अब आप देखें कि ये जो कॉमन नंबर्स हैं इसके अलावे कौन से नंबर जो है बच गए, तो बच गया 3 और 5। आप उसको भी ले लेंगे और इसके बाद जो है सबको गुना करेंगे। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। ठीक है, तो हमारा जो LCM निकला वो हुआ 120। आपको बता दें कि HCF और LCM अगर 2 संख्या का निकालते हैं तो उनके बीच एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? HCF गुना LCM बराबर A गुना B। यहाँ A पहली संख्या है और B दूसरी संख्या है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।